नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो ज्ञान बिंदु का नोट्स है साइंस का, उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में बांट कर डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग 90 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता का गुण किस पदार्थ में पाया जाता है? तो ये प्रत्यास्थता का गुण ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु पर लगने वाला बल जो वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन लाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विरूपक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पदार्थ ऐसा पदार्थ जिस पर से विरूपक को हटा लेने पर अपने पूर्व अवस्था में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो उसे कहते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थ पदार्थ के विरूपक बल को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न आंतरिक बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। एक में है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। 2 में है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। और 3 में है दाब तथा प्रतिबल का मात्रक और विमा समान होता है। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का बीमीय सूत्र होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M-L-1T-2 हो जाएगा। लंबाई में उत्पन्न विकृति को क्या कहते हैं? तो लंबाई में उत्पन्न विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकृति केवल ठोस पदार्थ में उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरूपण विकृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रकहीन और विमाहीन है? तो विकृति जो है ये मात्रकहीन और विमाहीन है, क्योंकि ये एक रेशियो है, इसका होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है इसका फॉर्मूला। तो ये दोनों का मात्रक सेम होता है और वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये एक रेशियो है ना, इसका कोई बीमा और मात्रक नहीं होता है। वस्तु के उस गुण को क्या कहते हैं जिस गुण के कारण वस्तु का आकार बदलने पर वह पूर्व के आकार को प्राप्त कर लेता है, यह प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्थता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम विरूपण की स्थिति में प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है, तो यह नियम हुक्स का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुक्स का नियम संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्थता से संबंधित है। हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति छोटी होती है, तब लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को कहते हैं? तो प्रतिबल तथा विकृति का प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक होता है, तो प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थ गुणांक का बीमीय सूत्र होता है, तो इसका होता है M-L-1T-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थ गुणांक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो जाएगा। कम विरूपण के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको यंग का गुणांक कहते हैं। स्पर्शी प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ गुणांक कहते हैं। बीमीय सूत्र M-L-T-1 किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और प्रतिबल का मात्रक, सभी का मात्रक और बीमा समान होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। 1 में प्रत्यास्था गुणक 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार में ये सब यंग 3 प्रकार में होते हैं। एक सेकेंड, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं और 3 में है तीनों प्रत्यास्था गुणांक का विमेय सूत्र समान होता है। 1 और 3 सही है। प्रवासों का अनुपात का संबंध केवल किस पदार्थ से है? तो प्रवासों का इसका हो जाए केवल ठोस पदार्थ से है। प्रवासों का अनुपात सार्थक परिभाषा निम्न में से कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रवासों का अनुपात का मान होता है तो इसका मान -1 से 0.5 के बीच में होता है, यानी कि -1 से लेके 0.5 तक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। विकृति का न तो मात्रक है और न ही विमा है। पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर उनके प्रत्यास्था मापों का मान किस रूप में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो ये घट जाता है। अगर ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्था का मान जो है पदार्थ में घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बालू पर किसी मानव का शरीर द्वारा लगने वाला दाब का प्रभाव क्या होगा? ये लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक दाब आरोपित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है। किसी दिए गए बल के संपर्क को बढ़ाने पर दाब में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई मात्रक पास्कल द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर टोर हो जाएगा। ये टोर भी जो है ये दाब का ही मात्रक होता है। आप लोग को पता है दोस्तों, 1 टोर बराबर होता है 1 टोर बराबर होता है 133.32 पास्कल। 1 टोर बराबर होता है, इसको याद रखना है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। 1 टोर बराबर 133.32 पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदल में धंसने से बचने हेतु लेट जाने की सलाह दी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घट जाता है। एक व्यक्ति किसी सतह पर अपने दोनों पैर पर खड़ा होता है और दाब P अनुभव करता है। अब यह केवल एक पैर पर खड़ा होगा तो वह कितने दाब अनुभव करेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2P हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है P इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया होता है। और यहाँ पे आप P डैश मान लीजिए, फोर्स तो वही लगेगा और एरिया आधा हो जाएगा, यानी कि A/2 हो जाएगा और 2 ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि P डैश जो है ये हो जाएगा 2P हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोथरे चाकू की तुलना में धारदार चाकू से सब्जी काटना आसान होता है क्योंकि धारदार चाकू अधिक दाब लगाता है, भोथरे चाकू अधिक दाब नहीं डाल पाता। यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहराई बढ़ने से दाब में वृद्धि होता है। यहाँ दोस्तों ये बांध में एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू ये होता है रो जी एच। ये बांध का प्रेशर होता है, मतलब ये प्रेशर हो गया, रो हो गया, ये रो हो गया घनत्व हो गया पानी का घनत्व,
और जी हो गया ग्रेविटेशनल जो त्वरण होता है 9.8, और एच का मान जो बॉन्ड का ऊंचाई होता है वो हो जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो इस पे जितना भी कॉन्सेप्ट हो सब इसी पे बेस्ड है। तो आंसर हो जाएगा गहराई बढ़ने पर दाब में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्याले में स्थिर अवस्था में एक तरल पदार्थ रखा, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों सत्य है। 2 में है दाब प्याले की दीवारों पर पड़ता है, दाब तरल में प्रत्येक जगह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का घनत्व P है, गुरुत्वीय त्वरण G है, तब द्रव के मुक्त सतह की गहराई H है, तो किसी बिंदु पर द्रव का कुल दाब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। डी में द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद द्रव पर डाला गया दाब द्रव तथा बर्तन के प्रत्येक भाग पर बिना घटे संचरित होते रहता है, यह नियम है। इस नियम को कहते हैं पास्कल का नियम। द्रव में दाब का संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है, तो ये पास्कल के नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा नीचे के तल से पिघलता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निचले तल पर दाब अधिक होता है जिसके कारण गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने के कारण नीचे में दाब अधिक होता है और गलनांक घट जाता है, जिसके कारण नीचे से जैसे पहले पिघलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है संपर्क क्षेत्रफल बढ़ा करके दाब को कम कर दिया जाता है, और नीचे इसलिए लकड़ी लगाया था क्योंकि उसका संपर्क क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए जिससे दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति पास्कल सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तीनों हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का मात्रा बदलने से अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सतह पर लंबवत आरोपित बल को कहते हैं, तो इसको परनोद कहते हैं। परनोद का एसआई मात्रक होता है, परनोद का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि एक प्रकार का बल है ये। परनोद प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दाब। परनोद प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व का सही परिभाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास बटा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन बैलून आसानी से उठा लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढीले ढंग से पैक किए हुए पंखे को 1 केजी, पंखों का 1 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षित घनत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। आपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.8 होता है। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 होता है, यानी कि 10.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पानी का घनत्व 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है और किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 2.5 है, तो पदार्थ का घनत्व क्या होगा? इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व का, एक सेकेंड। पदार्थ का घनत्व का फॉर्मूला होता है पानी का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ, ये आपेक्षिक घनत्व होता है। ये डेंसिटी ऑफ पदार्थ का घनत्व का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ पानी का घनत्व गुना आपेक्षिक घनत्व। पानी का घनत्व हमको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है पानी का घनत्व? पानी का 10 टू पावर कितना है? 3 दिया हुआ है।
और आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया है, 2.5। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान आयतन किंतु भिन्न भिन्न घनत्व P1 और P2 वाले दो मिश्रणीय द्रवों का मिलाया जाता है तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा। दोस्तों हम लोग का समान आयतन है, यहाँ पर आयतन दिया हुआ समान है, यानी कि V1 बराबर V2 दिया हुआ है, इक्वल टू इसको V मान लेते हैं, आयतन समान है। तो ये क्या है, मिश्रण का जो मिला मिश्रण का घनत्व हो गया, यानी कि मिश्रण का घनत्व इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला होता है, पहला पदार्थ का घनत्व गुना वॉल्यूम प्लस दूसरा पदार्थ का घनत्व गुना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम होता है। उत्प्लावकता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वमुखी बल है उत्प्लावकता। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है, तो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावक बल तथा भार दोनों ही किसी पदार्थ पर कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विपरीत दिशा में कार्य करता है। उत्प्लावन बल का परिभाषा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा तरल पदार्थ का घनत्व तथा इसमें डूबी वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गलत है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी नहीं, ये डूब जाएगी। किसी द्रव में किसी वस्तु का तैरना या डूबना निर्भर करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के द्रव और घनत्व के अंतर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबाकर तैरने के लिए वस्तु के घनत्व को द्रव घनत्व से डैश होना चाहिए, तो इसका आंसर कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है तो वस्तु उस द्रव में पूर्णतः डूब कर तैरेगी। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है तो वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब कर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी होगा, वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्ष बल होगा इसका दूसरा नाम। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा स्थापित पानी का भार कितना होगा, तो इसका हो जाएगा नाव के भार के बराबर हो जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब वह जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहेगा, क्योंकि दोस्तों समुद्री जल नमकीन होता है और सामान्य जल की अपेक्षा, इसलिए उसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा उठा हुआ महसूस होता है, उठा हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, यही कमी कितना होती है, कमी कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ये उत्प्लावन बल पे का एक तरह का जो है फॉर्मूला, एक तरह का वो डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे के गेंद को पारा में गिराया जाता है तो क्या होगा,
इसका आंसर हो जाएगा तैरेगा ये, क्योंकि लोहा का जो है डेंसिटी होता है, और लोहा सॉरी पारा का डेंसिटी लोहा का डेंसिटी से अधिक होता है। और पारा का डेंसिटी दोस्तों पता है आप लोग को, पारा का डेंसिटी होता है 13.6 होता है। 13.6 ये पारा का होता है, और लोहा का डेंसिटी जो होता है ये होता है 7.8। और डेंसिटी का जो मात्रा इसमें दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर आपको होता है, इसलिए ये तैरागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की गेंद पारे में क्यों तैरती जबकि वह जल में डूब जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का घनत्व पानी घनत्व से अधिक होता है लेकिन पारे घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी से कम है परंतु अल्कोहल से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के पानी घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तोड़ते हैं? निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 1/9, यानी कि या इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। ये समुद्र के सतह के ऊपर रहता है, और इसका 9/10 जो भाग ये समुद्र के अंदर रहता है, यानी कि 90% समुद्र के अंदर रहता है और 10% समुद्र के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण जल में प्लवन करते बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल के सतह के ऊपर रहता है? 1/9 हो जाएगा या 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा और यह पानी के से भरे बर्तन में तैरता है, जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी का तल नीचे गिर जाएगा। क्योंकि यहाँ दो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक पत्थर के बर्फ के टुकड़े में पत्थर रहता है, तो अगर पत्थर रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो जितना उसका स्तर है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तरलों का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दाब नहीं डालते हैं, ये तरल का गुण नहीं है, ये गलत है। यानी कि तरल का गुण ये दाब नहीं डालता, ये गुण नहीं है तरल का। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 6 के टॉप 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को हम अगर 1 से 2 बार इस टॉपिक को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे और याद हो जाएंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, अगर कुछ इसमें सुधार करना जरूर करेंगे आप लोग कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।